हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर की थ्योरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं या जो आगे आ सकते हैं, जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बोथ हम करेंगे। अभी हम देखते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले मेरे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? न्यूटन लॉ से। न्यूटन के 3 लॉ आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म कौन से लॉ की होती है? न्यूटन सेकेंड लॉ। एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स बताता है, टोटल फोर्स F इजिकल टू के डी पी बाई डी टी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डी बाई टी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पी का मतलब मोमेंटम। और मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन करनी हो तो के एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, मोमेंटम दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम क्या होता है? पी एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज का मतलब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स आपके लाई कर रहे हैं, लाइक 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने मान लिया n नंबर ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट पे लाइव कर रहे हैं, तो कंकरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब टोटल सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी जीरो, ठीक है। तो सबका सम कितना आ गया मेरे पास? जीरो। नेक्स्ट है बेटा लेमी थ्योरम। लेमी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसका नाम क्या है? लेमी थ्योरम। ये भी आपके न्यूमेरिकल में यूज होती है, इजी सा फॉर्मूला है। F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इनमें से आपको 3 चीज़ें बता रखी होंगी, 4 चीज़ें पूछ ली जाएगी, या तो ये दोनों, ठीक है, कोई एक एंगल बता दिया होगा, दूसरा फोर्स निकालना होगा, या फिर 2 फोर्स और एक एंगल दे रखा होगा, या फिर ऐसे इनमें से फोर्स या एंगल में से कोई चीज़ एक कम गिवन होगी। आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सेलरेशन थ्रू ए रफ इंक्लाइन प्लेन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन जब न्यूमेरिकल में ए होता है, ठीक है, लेकिन वो होता है इन जनरल। अब हम रफ इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू जी। जी क्या है? ग्रेविटी आपकी, ठीक है। अगर आप वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो कितनी होती है हमारे पास? जी होती है, लेकिन रफ इंक्लाइन प्लेन पे कम हो जाती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या हो जाती है? जी ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। म्यू क्या होता है यहाँ पे आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से दिखाते हैं। थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका? टेंजेंट इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू एस। म्यू आपको अभी बताया है क्या होता है आपका? कोफिशिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा भी क्या होता है आपके पास? टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। यहाँ से आप देखो राइट हैंड साइड दोनों ठीक है, फॉर्मूले की सेम है, तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स एफ सी से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। किसी भी सर्कल पे लगता है, उसके टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेंटीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर, या फिर एम आर ओमेगा स्केयर, यानी कि वी की वैल्यू पुट कर दो आर इंटू ओमेगा, उसका स्केयर, आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा? एम आर ओमेगा स्केयर। ये है आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब हम करते हैं इस चैप्टर पे क्वेश्चन। लॉ ऑफ इनर्शिया पे कुछ क्वेश्चन है बेटा। द टर्म इनर्शिया वाज यूज बाई। सबसे पहले इनर्शिया को किसने बताया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूटन, एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर। आपने पढ़ा होगा इनर्शिया को किसने बताया था? गैलीलियो में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि गैलीलियो नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इनर्शिया के बारे में बताया था, ठीक है। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई विच ऑफ विच द बॉडी इज। यानी इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको इनर्शिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी कांट चेंज इट्स पोजिशन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी में भी है, वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकती ड्यू टू इनर्शिया। तो हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बेटा अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, लेकिन हाफ डेफिनेशन है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, लेकिन हाफ है, यानी कि ये दोनों
ही काउंट होंगे इसमें। नेक्स्ट, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी ठीक है, लेकिन इन तीनों को हम पूरा मिला दें तो मेरी क्या बनती है, इनर्शिया की डेफिनेशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। तो पहले क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, सेकंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी देखेंगे, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो राइट आंसर मेरे पास डी हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होता है अगर इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती, लेकिन ये है तो सबसे ज़्यादा किस में दे रखा है, लास्ट वाले में, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द डायमेंशन ऑफ इनर्शिया। अभी आपने ऊपर पढ़ा, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, कोई फिजिकल क्वांटिटी खुद में नहीं है, ये प्रॉपर्टी। तो इसके ना तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ना ही यूनिट होती है। तो m0 l0 t0। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला इनर्शिया का, ये यूनिट पूछी जाए तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ इज़ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर्ड। हम इनर्शिया को बार बार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेजर कैसे करते हैं। इनर्शिया जो होता है वो एक तरीके से मास ही होता है, तो इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे हम, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफाइन कैसे करेंगे, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसी बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, और एक्चुअल में मास ही इनर्शिया को क्या करता है, मेजर करता है। जैसे अगर आपके पास कोई स्टोन है, वो बहुत हैवी है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, यानी कि इनर्शिया उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। कोई स्टोन आपके पास लाइट है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मास और इनर्शिया ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है। नेक्स्ट हम न्यूटन लॉ पे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। फिजिकल यानी कि फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। देखो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दिस लॉ। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक फोर्स ना आए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स को कौन डिफाइन कर रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम बाकियों का बता देते हैं क्यों नहीं कर रहे। सेकंड लॉ देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ से तो हम फोर्स ही निकाल रहे हैं। और थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन होगा वहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड नहीं है। फर्स्ट लॉ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट लॉ तब भी वैलिड है जब तक हम फोर्स की बात नहीं करते, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कार मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर इज। देखो आप सोचोगे एफ क्या होता है, dp/dt पहले। अब आप सोचोगे मास तो दे ही नहीं रखा, ठीक है, या सोचोगे एक्सेलेरेशन नहीं दे रखा। आपको तो दो ही फॉर्मूले आते हैं फोर्स के, एक तो dp/dt, एक m/a, मास इंटू एक्सेलेरेशन। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से पढ़े क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखी। तो आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0, और फोर्स क्या था, m/a। m को 0 से मल्टीप्लाई करें, मास चाहे कुछ भी हो कार का, आंसर कितना आना है, 0। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब उस पर फोर्स कितना लग रहा था, 0। अदरवाइज जितना फोर्स लगाते उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज आ जाता। तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट बिकॉज। देखो ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा है कि अगर कोई स्पीडिंग बस को, कोई बस किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो पैसेंजर आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। ठीक है, इसका आंसर होता है कि जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो तो मोशन में आ जाता है, जो लोअर पार्ट है वो हमारा सीट के साथ क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो वो रेस्ट में रहता है। तो लोअर पार्ट रेस्ट पे था, अपर पार्ट मोशन में है, तो इसलिए ब्रेक के टाइम आगे की तरफ हम गिर जाते हैं, क्योंकि मोशन किधर हो रहा था, फॉरवर्ड मोशन। बस या कार कहाँ जा रही थी, आगे की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन
where the lower part of the body in contact with seat remain at rest। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेटा एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आपको खुद करने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the स्पेसशिप? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर एक्सीडेंटली एस्ट्रोनॉट बाहर आ गया स्पेसशिप से, तो उसके पास क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलेरेशन है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, आउटसाइड द स्पेसशिप, ठीक है। तो देखो, उस पर कोई भी ग्रेविटी हमने मान लिया नहीं लग रही है, कोई भी आसपास स्टार नहीं है। जो स्पेसशिप है वो भी बहुत स्मॉल होता है स्पेस के कंपैरिजन में, तो वो भी कोई ग्रेविटी नहीं लगाएगा, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो जो भी हमारा एस्ट्रोनॉट होगा उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कब, व्हेन ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, ठीक है। अंदर कितना था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाहर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई आर द व्हील ऑफ व्हीकल प्रोवाइडेड विद मड गार्ड। अब देखो, जो भी आपके व्हीकल के व्हील होते हैं वो रोटेट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्पीड में होती है तो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पर जो भी मड लगा होता है, यानी कि जो भी कीचड़ पहिए पे लगा होता है, वो दूर भागने की कोशिश करता है। किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो सर्कुलर घूम रही है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वो तो सर्कुलर घूम रही है और किसी सर्कल पे टेंजेंट निकालना हो तो वो उसकी डायरेक्शन बताता है, यानी कि उसी पॉइंट को टच करती है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो अब वो जो भी व्हीकल बंदा चला रहा होगा उसके कपड़ों को ख़राब कर देगा, इसलिए हमें उसमें क्या लगा देते हैं, मड गार्ड, ताकि जो भी पैसेंजर हो उनके कपड़े ख़राब ना हो। नेक्स्ट है, वाई फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ट्रीज व्हेन ब्रांचेज आर शेकन। पेड़ से फ्रूट क्यों गिर जाते हैं जब हम पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं? तो क्या होता है बेटा, जो फ्रूट है वो तो ब्रांचेज के विद रिस्पेक्ट टू किस में है, रेस्ट में है, और हमने ब्रांचेज को शेक कर दिया। इसका मतलब जो ब्रांचेज है वो किस में आ गई, मोशन में। लेकिन फ्रूट तो फिर भी रेस्ट में रहा, हमने फ्रूट को तो नहीं शेक किया, हमने शेक किसको किया, ब्रांचेज को। तो विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच, फ्रूट रेस्ट में है लेकिन ब्रांच मोशन में है, ठीक है। तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है, और वो अपने आप को किस में रखने की कोशिश करता है, रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। अगर मोशन में हो तो नहीं आएगा फ्रूट नीचे, अगर वो रेस्ट में ही रहे तो वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा न्यूटन सेकंड लॉ पे। अभी हमने किस पे पढ़ा था, फर्स्ट लॉ पे पढ़े थे क्वेश्चन, हम सेकंड लॉ पे आ गए हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। जो ट्रू नहीं है वो बताना, यानी कि कोई 3 ट्रू है और कोई एक ट्रू नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। सही है, जहाँ फर्स्ट लॉ खत्म होता है उसके बाद ही सेकंड लॉ शुरू होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट है, फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए या डी पी बाई डी टी, उसमें मोमेंटम वेक्टर होता है, इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लॉ है। नेक्स्ट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल, ये भी सीख है, एक पार्टिकल पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट ए लोकल लॉ, ये गलत है क्योंकि हमारा ये लोकल लॉ होता है, लोकल का मतलब लोकलाइज्ड लॉ, कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करता है और उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम हिस्ट्री में ना जाके हम उसकी एट करंट पोजीशन पे देखते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए लोकल लॉ भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन।
आपको ज़्यादा फोर्स बता रखा है शॉर्ट टाइम के लिए। किसकी डेफिनेशन होती है? इम्पल्स की। इम्पल्स की डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है? फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इम्पल्स को डिफाइन कैसे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू डी टी, शॉर्ट टाइम डी टी। ठीक है, किसके इक्वल होता है? मोमेंटम के। ये डेफिनेशन से ही होता है और इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके अभी बता दूंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है ये। नेक्स्ट देखो बेटा, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ, फोर्स की वैल्यू दे रखी 6i माइनस जे कैप न्यूटन, रिक्वायर एन एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी आपको बताना है। एफ दे रखा आपको, आई जे में है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसका आई जे के कैप के जो भी होते हैं उनका स्केयर करके अंडर द रूट करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एफ ए आपको दे रखा है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, वहाँ से आप मास निकाल लोगे, ये भी करके दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, A block of mass M, capital M, is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of small mass m. Total mass कितना हो गया? कैपिटल M प्लस M। ठीक है, ए फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप। फोर्स को हमने P से डिनोट किया है। ठीक है, इसमें कह रखा है, वैसे हम फोर्स को किससे दिखाते हैं? F से, लेकिन हमने मान लिया F इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा? P। देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, आप लिख दोगे F इजिकल टू M इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से F का मतलब P इक्वल टू M कितना? M प्लस एम इंटू ए, तो वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए क्या आ जाएगा? P अपॉन M प्लस एम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिफाइन वन डाइन। डाइन की डेफिनेशन क्या है? न्यूटन की यूनिट है और CGS यूनिट है, तो फोर्स लिखोगे M इक्वल टू F इजिकल टू एम ए, उसको मास को आप किस में ले लोगे? ग्राम में ले लोगे, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड्स के और डिफाइन कर दोगे। ऐसे ही डिफाइन इम्पल्स, अभी भी आपको बताया था इम्पल्स क्या था, 18th क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग शॉकर्स इन ए कार। कार में शॉकर्स क्यों लगे होते हैं? टू रिड्यूस द टू इंक्रीज द टाइम और टू रिड्यूस द फोर्स, ताकि हमें फोर्स कम लगाना पड़े और टाइम मेरा बढ़ जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं कार में? शॉकर्स लगाते हैं। आंसर देखते हैं अब इन सब के। देखो बेटा, 18 क्वेश्चन था, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सेकेंड ला के अकॉर्डिंग आई फोर्स इंटू डी टी, एफ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, डी टी से डी टी कैंसिल, क्या है? डी पी, यानी कि इम्पल्स इक्वल टू डी पी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। ये डेफिनेशन भी होती है इम्पल्स की, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं इम्पल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फोर्स आपको दे रखा है 6i माइनस 8j कैप। स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ थी, 8 नहीं दे रखा था। ठीक है, ऑप्शन तब मैच करेगा जब यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाला 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर, सोल्व किया तो 10 न्यूटन आया। एक्सेलेरेशन है F इजिकल टू एम ए होता है, यहाँ से M निकाल सकते हैं, F अपॉन ए। F मेरा आ गया 10 न्यूटन, ए गिवन था 5। ठीक है, तो 2 किलोग्राम मास आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, F इक्वल टू पी दे रखा है कि फोर्स को किससे दिखाना है? P से। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। टोटल मास क्या हो गया? M प्लस एम इंटू ए, इधर ले जाएंगे, ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा? P अपॉन एम प्लस एम। एफ होता तो F अपॉन एम प्लस एम हो जाता। नेक्स्ट है बेटा, शॉकर्स का यूज बताया था आपको, टू इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इसका मतलब टू डिक्रीज और टू रिड्यूस फोर्स ऑन द रोड फॉर द सेफ्टी ऑफ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए स्टोन व्हेन थ्रोन ऑन ए ग्लास विंडो स्मैशेस द विंडो pane to piece but a bullet from the gun passes through making a clean hole। वाई, देखो जब आप किसी विंडो पे, ग्लास की विंडो है, आप पत्थर फेंक के मारते हैं तो आपने देखा है कि उसमें हर तरफ लाइनें लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, स्मैश हो जाता है पीस, लेकिन वो या तो टूट जाता है या फिर क्या हो जाता है कि वहाँ पे निशान होके चारों तरफ उसमें से आपको लाइनें दिखाई देती। लेकिन अगर आप एक बुलेट फायर करते हैं तो क्लीन होल, यानी कि एक विंडो ठीक रहती है, गड्ढा हो जाता है उसके अंदर, होल बन जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो स्टोन है उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू बुलेट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। जो स्टोन जाता है, स्पीड कम है स्टोन की, यानी कि फोर्स कम है स्टोन के ऊपर, तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा ग्लास के साथ अटैच, तो वो अपना मोमेंटम किसको दे देता है और फोर्स किसको ट्रांसफर कर देता है? विंडो को, इसलिए वो क्या हो जाती है? स्मैश हो जाती है। लेकिन जो बुलेट है वो तो बहुत कम टाइम के लिए टकराती है विंडो से, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, यानी कि उसके फोर्स ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है, तो वो
इसके पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करती, वो जल्दी से निकल जाती, इसलिए उसमें क्या बन जाता है, होल बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फोर्स, गिव इट्स एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप खुद डिफाइन करेंगे और यूनिट बताए देंगे। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए बॉक्स फुल ऑफ क्लोथ्स देन एन एम्प्टी बॉक्स, एक्सप्लेन। आपके पास दो बॉक्स है, एक फुल है एक एम्प्टी है, तो आपको बताना है कि डिफ़िकल्ट किसको होता है। तो देखो बेटा, अब फुल ऑफ क्लोथ्स का जो बॉक्स है उसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है, एम्प्टी वाले बॉक्स का वेट कम होगा। और आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F इजिकल टू एम ए, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आपको जिसमें मास ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसमें मास कम है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इजी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप। ये बैलून है जी मास ऑफ 5 ग्राम, इन्हें बैलून का मास दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है द एयर एस्केप एट ए यूनिफॉर्म रेट विद ए वेलोसिटी दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इफ द बैलून श्रिंक्स कंप्लीटली इन 2.5 सेकेंड फाइंड द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टाइम, दे रखा आपको मीन फोर्स निकालना है। देखो बेटा सारी की सारी यूनिट CGS में है, ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड SI में और CGS में सेम रहता है, तो हम जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं और मीन फोर्स निकाल के दिखाते हैं बेटा। जो जो गिवन था वो लिख लिया बेटा। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, निकालना क्या है, F मीन, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना आ जाएगा, डेल्टा M अपॉन डेल्टा T, यानी कि मास रेट में चेंज अपॉन टाइम। मास कितना है 5, टाइम कितना 2.5, कितना आ गया 2 ग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ मेरा क्या कहता है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका मीन फोर्स यानी कि टोटल फोर्स F इजिकल टू फॉर्मूला होता है M डेल्टा V बाई डेल्टा T प्लस V डेल्टा M बाई डेल्टा dt। ये कहाँ से आया, आपको d की जगह आप क्या लिख दो, डेल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे आप d लिखो या डेल्टा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा लिख दिया तो हमने डेल्टा लिख लेंगे। अब देखो फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F dp बाई dt, p का फॉर्मूला मोमेंटम m इंटू v, d बाई dt mv। दो का प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। तो इसका हम डेरिवेटिव खोलेंगे तो यही नहीं आएगा मेरे पास, m बाहर ले लिया अंदर क्या बचा dv बाई डी टी, m बाहर ले लिया अंदर क्या बचा डेल्टा v बाई डी टी, प्लस v बाहर ले लिया अंदर क्या बचा dm बाई डी टी, वही है, ठीक है बेटा। अब आपको v दे रखी है कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि v की कांस्टेंट वैल्यू, तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया 0। यहाँ से आपको पता चल गया डेल्टा v 0 तो ये पूरा फैक्टर डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या हो गया 0, ये पूरा पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपको 0। वैल्यू पुट करते हैं F इजिकल टू एम इंटू 0 प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये तो मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। F क्या बचा v डेल्टा m बाई डेल्टा t, ये हमने डी एम बाई डी टी अभी निकाल दिया था, नहीं तो आपको v की वैल्यू गिवन है 4, डेल्टा एम की वैल्यू है ना 5, डेल्टा टी की वैल्यू 2.5, सारी पुट करें या जो ऊपर हमने निकाला था, ठीक है, उसको हम एज इट इज भी पुट कर सकते हैं और वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 4 इंटू 2 8। यूनिट डाइन क्यों आई, क्योंकि CGS यूनिट थी, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट होती तो क्या लिख देते हम न्यूटन, ठीक है। ये क्या है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो देखो बता देते हैं F न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है dp बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F dt क्या आ गया dp, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, यहाँ 0 से t ले लेंगे, ये मोमेंटम p1 से p2, F इंटू डी टी आपका अकॉर्डिंग टू इम्पल्स की डेफिनेशन होती है तो J से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में आपको I से भी डिनोट मिल जाएगा, J लिखो या I लिखो, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई इम्पल्स। ये देखो dp का इंटीग्रेशन कितना आएगा p और लिमिट क्या है p1 p2, खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि p2 माइनस p1, इम्पल्स और मोमेंटम क्या आ गया p2 माइनस p1 चेंज। तो यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इसलिए बोलते हैं कि इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इज द डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
ये क्वेश्चन आपके बार कई बार ये आता है, प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की जगह आ सकता है शो रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, या आ सकता है डिफाइन इम्पल्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज डबल, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग अंडर द सेम रिटार्डिंग फोर्स। आपको स्पीड डबल कर दी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर रिटार्डिंग फोर्स। रिलेशन निकाल के दिखा देते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो गिवन है हम वो लिखते हैं। स्पीड ऑफ कार इज डबल्स, कितनी कर दी डबल, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी, यू डैश इक्वल टू 2u। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ज़्यादा, ठीक है, एस डैश आपको निकालना है। कंडीशन क्या गिवन थी, व्हेन रिटार्डिंग फोर्स इज सेम, रिटार्डिंग फोर्स क्या हो, सेम। ठीक है, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, और फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको बता देते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट में आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन रिटार्ड, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए ए डैश माइनस ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू स्केयर इक्वल टू माइनस 2as। अब हमें तो एस निकालना है, तो एस मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, यू स्केयर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपके पास इम्पोर्टेंट है, लिख दिया, इम्पोर्टेंट टू लर्न। आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं और भूल जाए तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू स्केयर बाई 2a। अब आपको देखो रिटार्डिंग फोर्स क्या बता रखा है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब मेरा एफ डैश इक्वल टू कितना है, एफ नया फोर्स पहले फोर्स के बराबर होगा। एम ए डैश क्या हो जाएगा, एम में मास तो दोनों का सेम है, चेंज नहीं होगा। ए डैश इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। और आपको बता दी वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डायरेक्ट बिना सोल्व किए भी आप बता सकते हो, यू को 2u करोगे तो कितना आ जाएगा, 4u स्केयर, यानी कि 4 गुना आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। या वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं, यू डैश कितना है, 2u, पुट किया 2u का स्क्वायर अपॉन 2a डैश, ए डैश और ए सेम है, वैल्यू पुट कर दी, 4u स्केयर अपॉन 2a, 4 बाहर ले लिया, अंदर क्या लिख दिया, यू स्केयर बाई 2a। आपके पास क्या था, s था जो पहले डिस्टेंस था, तो s डैश क्या हो जाएगा, 4s, यानी कि इट विल कवर 4 टाइम्स मोर डिस्टेंस बिफोर कम टू रेस्ट। ठीक है, अगर वेलोसिटी को डबल कर दे तो स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए 4 टाइम बढ़ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस यही याद रखना फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू स्केयर बाई 2a। इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। वाई ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आपने देखा होगा कोई भी क्रिकेटर जब बॉल कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। आपने इम्पल्स पढ़ा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर इम्पल्स क्या होता है, फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू आई या जे इक्वल टू एफ इन टू डी टी। तो जो क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है, इसका मतलब वो क्या करता है, टाइम को बढ़ा देता है, हाथ पीछे तक आएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो जो फोर्स है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इम्पल्स क्या था, कांस्टेंट था। तो वो क्या करता है, टाइम को बढ़ा देता है ताकि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए और हाथों को बॉल कैच करते हुए वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है तो चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो, इस वजह से हम पीछे की ओर खींचते हैं। और कभी भी आप देखना, अगर कोई बॉल ऊपर से आ रही है या आपका सिबलिंग या कोई कजन बॉल फेंक रहा है और आप उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने हाथों को कांस्टेंट रखोगे तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके हाथों पे स्ट्राइक करेगी, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगेगा, आपके हाथों में इंजरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, बॉल का मास दे रखा और इतनी हाइट से वो नीचे गिर रही है। ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स इन 0.1 सेकेंड विद 2/3 ऑफ द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वो रिबाउंड होती है 2/3 वेलोसिटी के साथ। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑन हिटिंग द ग्राउंड। चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू इम्पैक्ट। 2 पार्ट है न्यूमेरिकल के, जो गिवन है लिखते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व कर देंगे बेटा। देखते हैं बेटा, मास गिवन था
0.2 किलोग्राम, हाइट 45 मीटर से बॉल नीचे आ रही थी, रिबाउंड टाइम था 0.1 सेकेंड और विद 2/3 ऑफ वेलोसिटी। तो हम पहले मान लेते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग कितनी है, यू। यू का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो या इनिशियल वेलोसिटी का, क्या हो जाता है अंडर द रूट 2 GS। किस एक्सेलरेशन से आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हुई तो नीचे आएगी, 2 × 10 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमने 10 पुट कर लिया। हाइट आपको गिवन थी 45 मीटर से आ रहा था, सोल्व करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आफ्टर स्ट्राइकिंग है फाइनल वेलोसिटी। v आपको गिवन था -2/3 2/3 ऑफ u। फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग बॉल ऊपर जाएगी, इनिशियल नीचे की ओर थी इसलिए माइनस का सिंबल आ गया। u अभी भी आपने निकाला 30, पुट कर देंगे -2/3 × 30, सोल्व किया -20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv इन माइनस mu। m कॉमन ले लेंगे, दोनों का मास सेम है, v माइनस यू। m 0.2 पुट कर दिया, v आपके पास -20 आया, माइनस u कितना था 30, सोल्व करेंगे तो मेरे पास -10.0 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, -10.0। तो आपके पास डेल्टा पी क्या आ गया, -10। मोमेंटम की यूनिट लिख दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा पी आपके पास क्या आ गया बेटा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 है, माइनस का सिंबल है, इसका मतलब ऊपर की ओर, अबोव। डायरेक्शन कहाँ थी चेंज इन मोमेंटम की, अबोव। ठीक है, अपवर्ड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था बेटा, एवरेज फोर्स बताना है कितना लगेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = dp/dt। ठीक है, dp अभी भी हमें पता चल गया, चेंज इन मोमेंटम कितना है 10, यानी -10 था, हमने -10 पुट किया। टाइम आपको गिवन है 0.1, 0.1 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक और जीरो चली जाएगी, क्या आएगा -100 न्यूटन। यानी कि फोर्स के भी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना 100 न्यूटन, और माइनस का सिंबल है तो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव सिंबल होता है तो क्या हो जाता, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपके पास बेटा ये न्यूमेरिकल हो गए हैं आज, लॉ ऑफ इनर्शिया पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे, सेकंड लॉ पे, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे। ठीक है, इन पे और भी न्यूमेरिकल हैं, आप एनसीईआरटी या किसी भी बुक से कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर दिए हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनेगी, कोई भी डाउट हो तो आप डाल सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आज कराए हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास या 30 के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, उनकी PDF साथ में अटैच कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी में सोल्व कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी।